बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सीरीज़ चल रही है उसका आज आखिरी सेशन है और हमारा जो ये कंटिन्यूस पिछले 6 मंथ से ट्रेनिंग स्केजूल जा रहा है ये उसका भी आखिरी सेशन है। इसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, बाकायदा इसकी कंक्लूडिंग सेरेमनी होगी। तो आज का जो सेशन है, जैसे आपने ईमेल में देखा होगा, बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर है। तो इस पर मेरी कोशिश थी कि डॉक्टर अवैस सिराज साहब से रब्ता हो जाए ताकि इनसे हम इख्तिसाब फैज़ करें इसके ऊपर, क्योंकि इनको इस मौजू पे पढ़ाते हुए 18 साल हो गए। और हमारे गेस्ट स्पीकर सीरीज़ होती है तो आज उसमें ये गेस्ट स्पीकर सीरीज़ का भी हिस्सा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारफ़, इनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट बहुत लंबी है मगर मुख्तसर तारफ़ ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनजी सोल्यूशंस के, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है। फिर इसका कंसल्टेंसी जो है एकेडमिया में 7 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इनका 8 साल का है। बैलेंस स्कोर कार्ड पे जैसे मैंने कहा 18 साल का इनका एक्सपीरियंस है और MBA मास्टर इन सोशल साइंसेज है। और इनकी लिस्ट ऑफ कंपनीज जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रेनिंग डिलीवर की है बहुत लंबी है। तो ये अपनी फील्ड में माने हुए ट्रेनर हैं, अच्छे ट्रेनर भी हैं। हमारे यहाँ भी अक्सर आप देखेंगे CR 1-2 में इनकी ट्रेनिंग जो जारी रहती है। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त देकर हमारे ऑडियंस को बैलेंस स्कोर कार्ड पे कुछ इन्फॉर्म करें और इस तरह का सेशन हो जिसमें हमें ये बताया जाए कि बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है। यानी ये ज्यूम करते हुए कि मेरी तरफ बिल्कुल किसी को नहीं पता ये है क्या चीज़, तो इस अंदाज से इसको लेके चलें। और ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि 30-35 मिनट का ये सेशन हो। उसके बाद जब आपके सवाल और जवाब होंगे उसमें हम इसको अकोमोडेट करेंगे। कोशिश करेंगे 45 मिनट में या 1 घंटे 4:30 से पहले हम किसी तरह इसको कंक्लूड कर लें। तो चूँकि ये इंट्रोडक्टरी टॉक होगी तो इसमें फोकस इंट्रोडक्शन पे होगा, उसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। डिटेल में जाने के लिए फिर आगे फर्दर अगर हम समझते हैं कि फर्दर सेशन की ज़रूरत है तो किसी और मौके पे नेक्स्ट बैच हम चलाएँगे ट्रेनिंग का। तो उसमें फिर इसके वो हिस्से जो हमें हमारी ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, हम उन हिस्सों पर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर वो दोबारा तशरीफ़ लाएँ। तो बगैर किसी डिले के मैं दावत दूँगा डॉक्टर अवैस सिराज साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, हमारा जो ऑडियंस है ये सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है, जूनियर एग्जेक्टिव्स हैं और हमारे जो वो लोग जो ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को हैंडल करते हैं इसको यहाँ पे मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नईम मुश्ताक साहब और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और एक ऐसे मौजू पे बोलने का मौका दिया जिसका मेरे दिल से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं पहली दफ़ा जब इस टूल के साथ आशना हुआ तो उसके बाद मुझे इससे मोहब्बत हो गई। मेरा तजर्बा, इंडस्ट्री का तजर्बा और एकेडेमिया का तजर्बा कम है। मुझे इस टूल से जितनी उनसियत है और उल्फत है उसका वक्त जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं किसी भी तरह से इसके अंदर के कंट्रीब्यूट कर सकूं और ख़ास तौर पे इसकी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका हम हिस्सा बन सकें। और हम इस वक्त नेशनल लेवल के ऊपर भी इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ और डिफेंस के साथ और कुछ और अदारों के साथ हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। तो आवाज़ मेरी आ रही है जी? अच्छा जी, तस्वीर भी आ रही है? अच्छा, चलें जी, थोड़ा सा इस सेशन को लाइट रखेंगे। अगर बीच में कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर पूछिएगा। कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में आप समझते हैं कि जी मुझे उसी वक्त पूछना है तो बाय ऑल मीन्स आस्क, क्योंकि ये कोई ऐसा सेशन नहीं है जिसमें कोई लेक्चर होगा और मेरा को खुदा न खास्ता कोई इंटरप्शन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इंटरेक्टिव रखें भी। तो तारुफ तो मेरा हो गया सर, और मेरा ख्याल है आगे चलते हैं जी। मैं शुरू करता हूँ कुछ ख़वातीन से। आप घरेलू शॉपिंग करती हैं जी? चावल ख़रीदते हैं? अच्छा, ख़रीदते हैं जी। अच्छा जी, सर मेरा ख्याल है, अच्छा ये तो सीट बदल गई, नहीं प्रोक्योरमेंट के आप हैं इंचार्ज, मेरा ख्याल है, जासूसी मेरी थोड़ी सी है। आप भी चावल ख़रीदते हैं जी? अच्छा जी, आप दुकानदार के पास जाते हैं
और उससे कहते हैं चावल दे दो, तो वो कहता है कि जी कितने दे दूं, तो आप उसको क्या जवाब देते हैं? किलो में दे दें। अच्छा, कितने किलो? 5 kg। सर आप कितने लेते हैं? मनों में, टनों में, अंदाजन? ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे कस्टमर सर्विस के भी कोई इंचार्ज होंगे या गेस्ट रिलेशंस के या गेस्ट? जी सर, गेस्ट्स आपसे क्या मांगते हैं? सर्विस। अच्छा, कितने किलो? क्वालिटी किलो के साथ अकॉर्डिंगली। अच्छा जी सर, अकॉर्डिंगली कितने किलो होती है? जी अकॉर्डिंगली को कोई साहब नाप सकते हैं? चावल को तो हमने नाप लिया ना जी, अकॉर्डिंगली को कोई नाप सकता है? एक्सपेक्टेशंस जी, एक्सपेक्टेशंस को कोई नाप सकता है? कितने लीटर होगी, कितने किलो होगी, कितने सेंटीमीटर होगी, कितने फुट होगी? जी, सेटिस्फेक्शन को नाप लें, सेटिस्फेक्शन को नाप लें, नहीं नाप सकते? अच्छा जी, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, हम इसके ऊपर मजीद बहस नहीं कर सकते जी। ये दो मसाइल थे। पहला मसला क्वांटिटी का था कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, दुकानदार के पास, और आप उससे कहते हैं कि जी चावल दे दो, वो कहता है कितने दे दूं? थोड़े से दे दो। अब वो जो थोड़े से हैं वो एक घरेलू इस्तेमाल के लिए शायद वो किलो 2 किलो आपको दे दे, या अगर आपने किसी जानवर को कुछ वो डालना है वो आपको ऐसे थोड़े से दे देगा, 1 छटाक दे देगा, 2 छटाक दे देगा। दूसरी चीज़, अच्छा अगर फ़र्ज़ कर ले थोड़े से सर मांगते हैं तो वो थोड़े से कहता है सर 1 ट्रक भेज दूं, काफ़ी है? हाँ यार 1 ट्रक आज भेज दो, कोई नहीं। सो 1 ट्रक के अंदर मेरा ख्याल है कोई 20 टन, 1 टन तो होता है शायद, नहीं काफ़ी सारे टन होते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं। ठीक है जी, एक मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि जो ज़्यादा बड़ा मसला है कि हमारे गेस्ट्स की ख़ास तौर पे जो सर्विस इंडस्ट्री है उसकी मेजरमेंट कैसे की जाए। आपने कहा जी अकॉर्डिंगली, आपने कहा जी सेटिस्फैक्शन, आपने कहा जी एक्सपेक्टेशंस, आपने कहा जी आई डोंट नो व्हाट, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो मेजर व्हाटसोएवर to define that expectation, to define that accordingly, and to define that level of sleep. मैं अभी पिछले हफ्ते एक होटल में था और उसने कहा थी वी गारंटी यू अ गुड नाइट स्लीप, एंड आई लुक्ड एट देयर एंटायर बिजनेस मॉडल, एंड फॉर एट लीस्ट फॉर मी आई गॉट अ गारंटीड गुड नाइट स्लीप। सो लेकिन क्या है कि इसका कोई दुनिया में यूनिवर्सल पैमाना नहीं है। मैं ज़रा उर्दू में इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मेरा तजर्बा यह है कि इसको अगर अंग्रेज़ी में शुरू कर देंगे तो सारे लोग सो जाएंगे। उर्दू में हमें समझने में इसके लिए बड़ी आसानी है, और ये मैंने सीखा था पंजाब पुलिस से। पंजाब पुलिस को जब मैंने पहली दफ़ा ये बैलेंस स्कोर कार्ड बताया तो वो सारे के सारे या वो सो रहे थे तो या वो मेरे ख़िलाफ़ झंडे लेके खड़े हो गए। तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो एक्चुअल ज़ुबान का इशू है। एनीवे जी, ये 2 मसाइल थे जिनकी वजह से 1992 में 2 साहब थे, नॉर्टन और कैपलन जिनका नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। उन्होंने एक पहला आर्टिकल लिखा और उसका नाम था बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। अच्छा जी, और उसका जो पूरा टाइटल था वो ये था कि मेजर्स दैट ड्राइव परफॉर्मेंस। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है बाकी सारी चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। एक लफ्ज़ जो काबिल गौर है वो मेजर्स है। आम तौर पे हम मेजर्स को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैं मेजर ले रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, आई एम टेकिंग ए मेजर। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर जो मेजर है वो नाउन है, वो वर्ब नहीं है। और नाउन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो बहुत ही आसानी से उर्दू हमारे लिए एक बहुत ही आसान हथियार साबित होगा, और वो उर्दू में इसको कहते हैं पैमाना। चावल का पैमाना किलो, सेटिस्फैक्शन का पैमाना बनाना है। उन्होंने कहा कि जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 4 फंक्शंस होते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। पहला फंक्शन क्या है? पैसा, फाइनेंशियल,
पैसे का आना और पैसे का जाना। जाहिर है आप कमाएंगे तो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो किस चीज़ों पे खर्च करेंगे, ताकि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा और पैसे दे सकें। एक ज़माने में ये क्लब बहुत छोटा था, आज माशाल्लाह ये बहुत बड़ा है। तो आपने जो इससे कमाया वो आपने इसी के ऊपर खर्च किया, सो दैट यू आर एडिंग मोर वैल्यू टू इट। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब दूसरी चीज़ क्या है, वो पैसा आपको दे कौन रहा है, वो दे रहा है कस्टमर। तो कस्टमर आपको किस तरह से देखता है और कस्टमर आपको किस चीज के पैसे देता है। सो दैट वाज द सेकंड पर्सपेक्टिव। तीसरी चीज जो कि सतह के नीचे है, जो कि किसी को नजर नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि ग्लास पड़े हैं, बोतल नहीं है, पानी की बोतल नहीं। अब इसके नीचे कोई प्रोसेस है, एक सिस्टम है। अगर आप प्रोक्योरमेंट से लेके और यहां डिलीवरी तक और कंजम्पशन तक का एक पूरा सिस्टम मैप करें तो वो एक अच्छा खासा वैल्यू चेन या सप्लाई चेन बन जाता है। और अगर पानी का भी करें, जिन्होंने बनाया उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, फिर आपने उसको कंज्यूम किया, तो इंटरनल प्रोसेसेस और सिस्टम्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो तीसरा हिस्सा है। और चौथी चीज़ वो ये कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है, वो सर्वाइव नहीं करेगी। और वो सर्वाइव कैसे करेगी, तो चौथा जो पर्सपेक्टिव है वो लर्निंग एंड ग्रोथ का पर्सपेक्टिव। तो उन्होंने कहा कि जी ये चार चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ड्राइव करती हैं। ये 1992 का सीन है। 1992 में जो ये आया आर्टिकल, तो दुनिया में एक तहलका मच गया। तो दुनिया ने इसके ऊपर सवाल जवाब भी किए, तनकीद भी की, इसको अडॉप्ट भी किया। और 1996 तक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट करके जो पहली किताब लिखी, उसका भी टाइटल यही था, बैलेंस स्कोर कार्ड। सो 1996 में इसकी पहली किताब आई, 1996 में। जब ये बुक आई तो फिर एक और डिबेट शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जी हम नाप किस चीज़ को रहे हैं, व्हाट आर वी मेजरिंग। तो कोई साहब या साहिबा मुझे बता सकते हैं कि वो नाप किस चीज़ को रहे थे। परफॉर्मेंस को क्यों नाप रहे थे। ओके, इम्प्रूवमेंट के लिए ठीक है, ठीक है। इंप्रूवमेंट क्यों चाहिए। to meet the make more money. To make more money. In order to make more money, you need a strategy. आपको एक लाहे अमल चाहिए मुस्तकबिल के लिए। जो आज है और गुजरा हुआ कल है वो खत्म हो चुका है। इंसान के इख्तियार में सिर्फ एक चीज है, वो मुस्तकबिल है। That's our future. So we all work for our futures. We don't work for our past. We don't work for our present. We worked in the past for our present, and we are now working for our future. तो फ्यूचर के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं वो किसी स्ट्रैटेजी या लाहे अमल के तहत कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी कहां से आ रही। स्ट्रैटेजी हमारे विजन से आ रही। हमने एक ख्वाब बुना, हमने एक सोच पैदा की और हमने उसके ऊपर चलने के लिए एक लाहे अमल तैयार किया। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे विजन से आ रही है। अच्छा जी, अब विजन कहां से आ रहा है। विजन हमारे, चढ़ाई तो नहीं आ गई, विजन हमारे मिशन से आ रहा है। ठीक है, अब मिशन क्या है। मिशन को अगर इसकी जुबान में कहेंगे तो ये भी नाउन है, और नाउन जो है उसके लिए हम कहते हैं हमारा पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, इस्लाम में थोड़ा सा मैं इसकी मिसाल हमारे लिए आसान कर दी है। इंसान का मकसद या इंसान का मिशन बुनियादी तौर पे अगर नाउन के उसमें देखा जाए तो एक ही लफ्ज़ में डिफाइन हो गया, वो है खलीफा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं दुनिया में एक खलीफा बना के भेज रहा हूं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा,
मुसलमान का विजन क्या है? बड़ा सिंपल है, कहां जाना है? जन्नत में जाना है। वेरी गुड, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया विजन। और स्ट्रैटेजी क्या है? अच्छे अमाल नहीं, बड़े वाजे 5 अमाल। एक्शन, स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। अब जो आप कह रहे हैं अच्छे अमाल, तो अच्छे अमाल जो हैं वो कहां आ गए? वो इन सारों के साथ वो आपकी वैल्यूज आ गई। वैल्यूज में क्या है कि आप सच बोलेंगे, आप ईमानदार रहेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, मिलनसारी से पेश आएंगे, अच्छे अखलाक होंगे आपके, मुस्कुराकर बात करेंगे। ये सारी की सारी हमारी क्या है जी? वैल्यूज। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये बैकबोन है, मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी एंड सपोर्टेड बाय वैल्यूज ऑल अलोंग। तो जब ये इसके ऊपर बहस छिड़ी कि जी ये तो अब आप तो बहुत आगे चले गए, हमें तो बेसिक पे जाना है, तो 2001 तक, 1996 से 2001 तक जो उन्होंने रिसर्च की, तो उन्होंने ये फैसला किया कि यस, द वर्ल्ड इज वेरी राइट, वी नीड टू गो बैक. So they went back to strategy, they went back to vision, they went back to mission, and they said that values are all along. तो अच्छा, स्ट्रैटेजी को फिर उन्होंने कहा कि जी स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी स्प्लिट डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स. उसको हमने तोड़ना है. अगर हम उसको एक स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट बना के दीवार पे लगा देंगे तो हर बंदा उसको देखेगा, सलाम करेगा और चला जाएगा, उसके ऊपर अमल नहीं करेगा. So we need to break it down into its constituent parts, और उसको उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी मैप्स, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे. So 2001 के अंदर जो उनकी किताब आई, उन्होंने कहा कि जी स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस को मेजर और एक्सिक्यूट वही कर सकती है जो स्ट्रैटेजी फोकस्ड. फिर दुनिया ने उनके साथ बड़ा वो हम आहंगी जाहिर की, दुनिया के साथ उनकी सोच जो थी वो एक मुश्तरक हो गई. 2004 के अंदर अगली उनकी किताब आई, उन्होंने कहा कि जी स्ट्रैटेजी मैप्स जो हैं दे आर बेसिकली योर दे आर ट्रांसलेटिंग योर स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन. और दूसरी चीज़ जो स्ट्रैटेजी मैप की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि they are actually linking all the functions of the organization with one another. ये बहुत क्रिटिकल है. काम हम सारे करते हैं, लेकिन क्या हमारे कामों का एक मुश्तरका आउटकम निकलता है? अक्सर जगहों पे नहीं निकलता. और ये हमारा पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है. बेशुमार लोग बेशुमार जगह पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में रब्त ना होने की वजह से, स्ट्रैटेजी एक ना होने की वजह से, मिशन एक ना होने की वजह से, विजन एक ना होने की वजह से, वैल्यूज एक ना होने की वजह से, और एक्शंस एक ना होने की वजह से उसका जो कंबाइंड आउटकम है वो नहीं निकल रहा. सो अच्छा, यहां तक तो हो गया जी, 2004 में पहुंच गए, स्ट्रैटेजी मैप भी बन गया, स्कोर कार्ड भी बन गया. अब आगे क्या है? मैं कहा जी सारा कुछ आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने अलाइनमेंट नहीं की. अब अलाइनमेंट दो तरह से. एक अलाइनमेंट, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट याद हो तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक लेवल के ऊपर होते हैं और कुछ फंक्शंस हैं जो नीचे आते हैं. तो अलाइनमेंट आपके फंक्शंस की, फाइनेंस अगर कस्टमर सर्विस के साथ तावन नहीं कर रहा और कस्टमर सर्विस अगर फाइनेंस के साथ तावन नहीं कर रहा तो क्या होगा? सबको पता है. ठीक है जी. और इसी तरह से कस्टमर सर्विस है, इसी तरह से आपके इंटरनल प्रोसेसेस हैं, इसी तरह से प्रोक्योरमेंट है, इसी तरह से आपके ऑपरेशंस हैं, इसी तरह से आपके लर्निंग एंड ग्रोथ है. अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग वो उस चीज़ की दे रहे हैं जिसका कि आपकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होना, कभी भी नहीं होना, तो आपको उस ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट मिलेगा? जीरो. क्यों जी? ऐसी बात है. सो लर्निंग एंड ग्रोथ या लीडरशिप के वो मॉडल्स जो आपकी ज़िंदगी में या आपकी जॉब के ऊपर या आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होंगे, उन्हीं का इंपैक्ट होगा. ठीक है. तो फिर 2006 में ये जो किताब आई थी, दैट वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन टू थिंग्स, अलाइनमेंट अक्रॉस फंक्शंस
एंड कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का जैसे होता है ना, पानी का झरना होता है, ऊपर से एक निकलता है और आगे जाके कितनी शाखों में तब्दील हो जाता है। इंडस का अगर आप एंड देखें, तकरीबन 2-2.5 मील का उसका जो है वो, जहाँ पे जाके वो समंदर में मिलता है। सो ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर से लेके नीचे तक काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर आखिरी बंदे का भी एक्शन वो नहीं है जो चीफ का है किसी न किसी शक्ल में, तो वो अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। गाड़ी के तकरीबन 16 से 18 हज़ार पुर्जे होते हैं, और एक पुर्जा दाएं से बाएं हो जाए तो आपने जाना कहीं और है और गाड़ी कहीं और चली जाती। सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ अलाइनमेंट जी। फिर जी एक आखिरी जो बहस 2008 में जो कंक्लूड हुई किताब की शक्ल में, वो थी कि जी आपने स्कोर कार्ड भी बना लिया, आपने स्ट्रेटजी मैप भी बना लिया, विजन, मिशन, वैल्यू सारा कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने उसको एक्सिक्यूट नहीं किया, उसको फिर दीवार के ऊपर लगा के रख दिया या फाइलों का हिस्सा बना दिया, या सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर को एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने के लिए, क्या होती है जी, एसीआर लिखने के लिए अगर आपने उसको सिर्फ इस्तेमाल किया और रोजमर्रा के कामों में अगर आप उसको नहीं लेके आए, इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज एनी अदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बुनियादी तौर पे जो चीज, अच्छा जी थोड़ा सा मैं इसको आगे भी बता दूं कि 2008 के बाद ये काम खत्म नहीं हो गया। 2008 के बाद अभी जो काम चल रहा है वो ये कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको रोल आउट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन आपके वो अदारे और वो कंपनियां जो आपको वो कर रही हैं, जो आपको माल सप्लाई कर रही हैं, तो आपके सप्लायर्स हैं, अगर वो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, वो आपके साथ अलाइंड नहीं हैं, तो योर परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड। और फिर जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट अगर बैलेंस स्कोर कार्ड से या आपके सिस्टम के साथ आशना नहीं है, तो अगेन योर परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड। तो इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस काम हो रहा है। ये तो थी जी इसकी हिस्ट्री, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल है? नहीं, अच्छा जी। मैं जी इसकी बुनियादी शक्ल में थोड़ी सी बता देता हूं। 4 चीजें जी उन्होंने कहा। सर हमारे पास टाइम कितना होगा मजीद? 20 मिनट है? 20 मिनट है, ओके ठीक। ये जी थोड़ा सा छोटा है। ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, मेजर्स, इनिशिएटिव्स। ये पहला जो था ये स्कोर कार्ड की शक्ल थी, और उसके जो 4 पर्सपेक्टिव्स थे वो फाइनेंशियल, कस्टमर और इंटरनल, या इसको उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस भी है, और चौथा जो था दैट वाज लर्निंग एंड ग्रोथ। अच्छा जी, ये 1992 में बेसिकली प्रपोज किया गया था, एंड दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड। और उन्होंने कहा कि जी ये 4 फंक्शंस हैं। अच्छा, ये 4 के 4 फंक्शंस मोर और लेस आज भी वैसे के वैसे ही हैं। तब्दीली कहाँ पे आई? तब्दीली आई जब हमने स्ट्रैटेजी को फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ में हमने इनको तकसीम कर दिया जी। अच्छा, हाँ भाई, हमने कहा कि ये हमारी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। ग्रोथ का मतलब हम इन्वेस्ट करेंगे और कस्टमर की जो वैल्यू है, जिस चीज के भी वो पैसे दे रहा है, उसको हम एक्सप्लॉइट करके, नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करके हम मजीद पैसे कमाएंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक असूल होता है। दूसरी है जी प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी। प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करेंगे। ऑन अ लाइटर नोट, मैं एक दफ़ा उस पर बैठा हुआ था, एयरपोर्ट पे जहाज़ लेट हो गया, तो मेरे साथ एक फॉरेनर था, तो बातें शुरू हो गई। जहाज़ 5 घंटे लेट था, कुछ और करने को था नहीं, तो
मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो, पाकिस्तान क्या करने के लिए आए हो? तो उसने कहा जी मैं ब्रिटिश हूँ और मैं मैं रेलवे का कंसल्टेंट हूँ। तो जैसे आपके चेहरों पे कुछ मुस्कुराहट आई है, इसी तरह ज़ाहिर है मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई उस वक्त। ये बात भी थोड़ी सी पुरानी है। तो मैंने कहा यार रेलवे का तो कोई हाल नहीं है, रेलवे को कुछ नहीं हो सकता। तो खैर उसने मुझे पूछा कि जी तुम्हारे ख्याल में रेलवे को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो मुझे तो रेलवे का कुछ पता नहीं था। मैंने उसको अंदाजे से कहा, मैंने कहा यार शायद हमारा ट्रैक डबल हो जाए तो हमारे कुछ हालात बेहतर हो जाएं। तो उसने जो एक बात की वो मेरे इधर से गुजरी है और अभी तक इधर से निकली नहीं है, यहीं की यहीं है। उसने कहा कि जो तुम्हारे पास एक ट्रैक है तुम उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो दैट वाज आवर प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी कि हम एसेट यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो इसकी हम तफसील में जाएंगे कभी अगर हमें मौका मिला। कस्टमर हमें 3 चीजों के पैसे देता है जी। किस चीज के जी? प्रोडक्ट के। ठीक है जी। अब चूंकि आपके पास एज सच प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी शक्ल में वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है। दूसरी चीज उसकी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के अंदर आपकी सर्विस है और आपका उसके साथ एक वारंटी है या एक सेटिस्फैक्शन है। ये जो आप बात कर रहे थे कि जी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे तीसरी चीज़ जो कि इस इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत क्रिटिकल है, वो क्या है? वो है जी ब्रांड। A lot of people line up to Islamabad club because of its brand. अब ब्रांड अगर हम इसको मार्केटिंग के पहलू से देखते हैं तो इट इज द ट्रस्ट, लेकिन एक ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू होती है। खाने की वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक ब्रांड की वैल्यू है। तो बेसिकली अगर आप किसी से पूछें भी कि भाई आप यहां पे क्यों आते हो, वो कहते हैं भाई हम ब्रांड के लिए आते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उस ब्रांड के लिए आपने ऑपरेशंस को देखना है। आपके सिस्टम्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, आपकी प्रोक्योरमेंट कैसे है, आपकी जो इंटरनल जितनी भी आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं वो कैसी है। अब मैं उसमें तफसीलों में नहीं जा सकते। हेल्थ की और होगी, किचन की और होगी, बैंक्वेट की और होगी, रूम्स की और है। सो हाउ डू यू एक्चुअली ऐड वैल्यू थ्रू योर इंटरनल प्रोसेसेस? तो ये सारे का सारा आपके ऑपरेशंस हैं। फिर आपके पास कम से कम भी मेरा ख्याल है 10 से 15 हज़ार कस्टमर है जो कि रेगुलर कस्टमर है मिनिमम, और फिर तकरीबन 2 से 3 लाख कस्टमर आपका सालाना जो आपके पास आता है जाता है किसी और वजूहात की बिना पर। अब उन 4 या 5 लाख कस्टमर्स का आप डाटा कैसे मेंटेन करते हैं, उनके साथ आप किस किस्म के रिलेशनशिप्स रखते हैं। सो यू नीड अ कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। इसी तरह से हो सकता है आप कहें नहीं जी हम तो अभी भी रजिस्टरों में रख सकते हैं। जस्ट इमेजिन मोबिलिंक, उनके 10 करोड़ कस्टमर्स हैं। 10 करोड़ कस्टमर दिन में अगर एक कॉल भी करते हैं या एक SMS भी करते हैं तो 10 करोड़ जो हैं ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक दिन के अंदर। हाउ डू वी एक्चुअली मेंटेन दैट सिस्टम? और तीसरी चीज जो आपकी है वो आपकी इनोवेशन है। इफ यू आर नॉट इनोवेटिंग एवरी डे, if you are not growing every day, if you are not bringing in new things every day, then basically you are not progressing. और चौथी चीज जो कि इस आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, रेगुलेटरी एंड सोशल। रेगुलेटरी में आपके फूड अथॉरिटीज़ हैं, आपकी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, आपके इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ हैं। वो आपके ऊपर किस किस तरह का इम्पैक्ट करती हैं, कैसे कैसे कर सकती हैं। अब क्या आप अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं कि जी मैं कंप्लायंट हूं, या आप शेल की तरह आप कहते हैं कि जी सारे तेल ही बेच रहे हैं लेकिन मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली हूं। सो विच मीन्स आई add more value to the world in which I am operating, so I make more money. So a lot of people would travel up to 7 to 8 kilometers extra just to go to a Shell station just to get some environmental friendly gas. In the end it's just gasoline, but you know a lot of people think that way, so we have to exploit that value proposition. जी learning and growth में पहली चीज जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं,
अब ह्यूमन कैपिटल किस चीज का नाम है? ह्यूमन कैपिटल अक्सर सुना होगा आपने, इंसान का नाम है, लेकिन इंसान की किस चीज का नाम? इंसान के पास देखें ना आपको 2 हाथ चाहिए, ना 2 आंखें चाहिए, ना 2 पांव चाहिए, ठीक है? ये काम मशीनें भी बड़े आराम से कर सकती हैं। बेसिकली आपको यहां चाहिए नॉलेज एंड ट्रांसलेशन ऑफ दैट नॉलेज इनटू एक्शन, वो दैट इज योर स्किल। एंड द थर्ड थिंग इज योर बिहेवियर्स। इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर्स अल्लाह ताला ने दिए हैं, और वो जो बिहेवियर्स हैं वो आपकी किस चीज़ को डिटरमिन करते हैं? वो आपकी लीडरशिप को डिटरमिन करते हैं, वो आपकी अलाइनमेंट को डिटरमिन करते हैं, वो आपके टीम वर्क को डिटरमिन करते हैं, और वो आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करते हैं। तो ये लर्निंग एंड ग्रोथ का जो पर्सपेक्टिव है, इन एडिशन टू योर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती चली जा रही है कि उसको मैनेज करना बजाते खुद एक मसला हो रहा है। तो ये लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर, मैं यहाँ पे सिर्फ वक्त की कमी की वजह से नहीं लिख रहा, लेकिन ये सारे के सारे चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको वापस चले जाते हैं कि ये स्ट्रैटेजी, मुख्तसर मैं इसको वो करूंगा कि स्ट्रैटेजी हमारी आई विजन से और मिशन से, और उसके साथ साथ क्या था जी? वैल्यूज थी। वेरी गुड। स्ट्रैटेजी मैप की जो ब्यूटी है वो ये है कि आपके मिशन को, विजन को, स्ट्रैटेजी को और वैल्यूज को एक ही कॉज एंड इफेक्ट मैप के अंदर वो लिंक करने की सलाहियत रखता है। और ये जब मैप बनेगा तो इस मैप के साथ ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे अगर आप इसके अंदर मैप के अंदर फिट नहीं हो रही और उसका दूसरी चीज के ऊपर इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो वो काम आपके जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं दे रहा, बल्कि वो एक एक्सेस बैगेज है। अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो हम शुरू में जब हम भी ट्रैवल करते थे तो 6-6 सूटकेस आ रहे होते थे। अब हमें अंदाजा हुआ कि नहीं यार, एक ही चाहिए होता है भाई, और एक का भी कोई वो होगा, उसके भी मजीद आप श्रिंक कर सकते हैं। मैं अभी 6 दिन के लिए गया हूं, मेरे पास एक बैग था और तकरीबन मेरा ख्याल है 6 या 7 मुसाफिरों ने मुझे कहा भाईजान मेरा बैग, भाईजान मेरा बैग, भाईजान मेरा सामान। मैंने कहा भाई मुझे जेल में चढ़ने का कोई शौक नहीं, क्योंकि सबसे पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि जी ये सामान आपने पैक किया है? अगर आपने पैक किया फिर तो जिम्मेदार है, अगर नहीं है तो तब भी आप जिम्मेदार हैं। और मुझे एक साहब एयरपोर्ट पे लड़ रहे थे कि जी ये मेरा सामान को ताला नहीं लगा हुआ, कोई बीच में से चीज निकाल ना ले, तो मेरे मुंह से हंसी से निकला। मैंने कहा भाई निकालने से मत डरो, डालने से डरो। ये ना हो कि तुम्हारे अंदर कोई सामान के अंदर कोई चीज डाल दे तो, और उसका तो नुकसान, निकलने की तो खैर है कोई बात। सो कॉज एंड इफेक्ट मैप will actually tell you how these things are linked with one another। ठीक है जनाब, अब हम इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। लेट्स टेक द वर्स्ट केस, लेट्स टेक वन केस, और उसको फिर हम देखते हैं कि हम उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं एक्शन के अंदर, और कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं एक क्वांटिफाइबल स्कोर कार्ड के अंदर। ठीक है जी, तो क्या होगा जी, आपके ख्याल में कौन सी चीज ऐसी है जो नापी नहीं जा सकती? कोई एक चीज बता दें जी। अब परफॉर्मेंस, सर परफॉर्मेंस तो है ना, परफॉर्मेंस के अंदर बेशुमार चीजें आ जाती हैं। कोई एक बताएं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं यार मेरा बॉस कह रहा है कि मेरे एटीट्यूड को ठीक करो, और एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस एटीट्यूड को कैसे ठीक करूं, नापूं कैसे? कोई ऐसी चीज है? क्वालिटी। ओके, क्वालिटी ओके। क्वालिटी को क्या करना चाहते हैं जी आप? स्ट्रैटेजी है ना, क्वालिटी एक स्टैटिक चीज है। ओके, वेरी गुड। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन व्हाट? किस चीज की क्वालिटी को आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं? जो आप सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट है। सर्विस कौन सी सर्विस दे रहे हैं, जरा डिफाइन करें ना, कोई एक सर्विस डिफाइन करें। यहां एक चैलेंजिंग इशू ये भी है कि हमने
जो सियासी बयान है ना उसमें से निकल के हमने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे जाना है। तो मुझे ज़रा डिफाइन कर दें किस चीज़ की क्वालिटी कोई आपने इंप्रूव करना है, कोई एक चीज़ बता दें। सिक्योरिटी जी सिक्योरिटी के ओ सिक्योरिटी सिक्योरिटी, ओ वेरी गुड वेरी गुड। इंप्रूव सिक्योरिटी, ठीक है जनाब। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं बता दें। मतलब रूम अगर आप जिसको आप कमरा दे रहे हैं मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है रूम जी 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 ठीक है, रूम सर्विस कर लें, ठीक है जी, ओके लेट्स टेक रूम सर्विस। अच्छा जी, पहले जरा सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी को नापेंगे कैसे जी, कैसे नापते हैं जी? सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप ही हैं मेरे ख्याल है जी। सर कैसे नापते हैं सिक्योरिटी? इसके लिए जो डिफाइंड जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक जो भी एक मेंबर आता है, मेंबर अपना कार्ड शो करता है, ठीक है, एक उसका गेस्ट आ जाता है, मेंबर उसके साथ नहीं है, ठीक है, तो उसका रेफरेंस जब तक वो मेंबर क्लब में इन नहीं होता या उसका रेफरेंस उधर नोट नहीं करता उसको बाहर चेक कर दिया जाएगा, ठीक है, स्टॉप कर दिया जाएगा। अच्छा, अनटिल अनलेस मेंबर आता है या उसके बारे में ब्रीफ करता है उस वाले से। सर इसको मैं थोड़ा सा अगर आपसे इजाजत चाहूँ, थोड़ा सा आगे चलें। सिक्योरिटी चाहिए क्यों आपको जी? सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट। अच्छा जी, मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं कि व्हाट वुड बी एन अनसेफ एनवायरनमेंट? आपने नहीं सर अभी नहीं, ठीक है जी, व्हाट वुड बी एन अनसेफ एनवायरनमेंट? रिस्क जिसमें हो, रिस्क किस चीज का सर? लाइफ रिस्क हो सकता है, प्रॉपर्टी रिस्क हो सकता है, प्रॉपर्टी रिस्क हो सकता है, लाइफ रिस्क हो सकता है, ठीक है जी। सो मेजर क्या होगा इसका? हाउ डू वी मेजर? सेटिस्फैक्शन होगा सर, सेटिस्फैक्शन खत्म हो गई सर अब। जिंदा वापस चले गए तो वो नंबर ऑफ लाइफ थ्रेट्स या नंबर ऑफ थेफ्ट्स या नंबर ऑफ रॉबरीज या नंबर ऑफ खुदा न खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट्स, ठीक है जी, वाज़ेह करना पड़ेगा यहां पे ये, वरना ये स्कोर कार्ड आगे नहीं चलता, ये फंस जाता। जब तक आप इसके अंदर क्वांटिफाइबल कोई भी चीज नहीं डालेंगे वो ये आगे ही नहीं चलने देगा आपको। सो नंबर ऑफ लाइफ थ्रेट्स, अच्छा जी, कितने करना चाहते हैं आप? 0, ठीक है जी, टारगेट 0। अब आप उसके लिए करेंगे क्या? अब आप वो सारे के सारे काम वो करेंगे जो आप फरमा रहे थे सर। उसके लिए कार्ड चेक करेंगे, उसके लिए सिक्योरिटी चेक करेंगे, बॉडी सर्च करेंगे, सामान सर्च करेंगे, फलां सर्च करेंगे, फलां। एंड क्या है? लाइफ थ्रेट 0, बॉम्ब थ्रेट 0, थेफ्ट थ्रेट 0, ठीक है जी। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है कि मैं अब पाकिस्तान के लिए तो अनफॉर्चुनेटली हम ये कर सकते हैं, अगेन लाइफ इज एट रिस्क, लेकिन होता यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मेरी परफॉर्मेंस है, अब मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूं और मुझे 6 साल से बोनस नहीं मिला, ठीक है जी, नहीं ये रियल लाइफ केस है, मुझे 6 साल से बोनस नहीं मिला क्यों, लेकिन मेरी 0 की 0 ही है। अब ये एक चैलेंजिंग इशू है। आम तौर पे क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाईजान पिछले साल 10 हुई थी, ठीक है जी, 10 इंसिडेंट्स हुए, सॉरी पिछले साल 20 इंसिडेंट्स हुए थे, इस साल अगर आप 10 कर लेंगे ना उसको, तो योर परफॉर्मेंस विल बी एक्सीलेंट, यू विल गेट अ बोनस, यू विल गेट अ रेज एंड यू विल गेट एन एक्स्ट्रा व्हाटएवर पर्क्स एज वेल, ठीक है जी। और अगर आपने 0 कर दिया तो आपकी जनाब प्रमोशन, यू विल बी आपको तमगा बिसालत मिल जाएगा, ठीक है जनाब। जाहिर है ये माइनस में नहीं जा सकता, 0 माइनस नहीं हो सकता, ये लाइफ थ्रेट 0 है, 0 मीन्स a great pat on the back plus everything that you can expect, ठीक है जनाब। अब हम आ जाते हैं सर, अच्छा सॉरी, इसके लिए अब आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा जी, हम इसको अलाइन कैसे करते हैं और कैस्केड कैसे करते हैं? जब हम ये सारे के सारे लिख लेते हैं इनिशिएटिव्स, कुछ काम हैं जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने करने और कुछ काम हैं जो मेरे सबॉर्डिनेट्स ने करने हैं, तो फिर हम इनको अलाइनमेंट एंड कैस्केडिंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा जी,
रूम सर्विस पे आ जाते हैं जी। रूम सर्विस का मेजर क्या होगा जी, नापा कैसा जाएगा रीसेलिंग ऑफ रूम्स जी? रीसेलिंग, बार-बार कमरा सेल हो रहा है। रीसेलिंग ऑफ रूम्स जी, ठीक है, वेरी गुड। सो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट कर लें, ऑक्यूपेंसी रेट कर लेते हैं, ठीक है जी, ऑक्यूपेंसी रेट। अच्छा जी, रेट जहां पे आ गया तो क्या हो गया, क्वांटिफाई हो गया। 5 रुपए 10 पैसे है या 5 रुपए 15 पैसे है या 5 रुपए 6 आने है, या जैसे क्वांटिफाई हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अभी एग्जिस्टिंग क्या है जी, टारगेट जो होगा, नहीं अभी कितना है, एग्जिस्टिंग कितना है, 100% है। 100% को तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी नहीं होगी तो 100%। अब 100% को नहीं, 100% को कर सकते हैं आप, नहीं आप इसी के साथ एक और बिल्डिंग बना लें। सो नंबर ऑफ रूम्स, सो ये आपका फिर क्या होगा, ये आपका जो मेजर है, जो आपका पैमाना है, वो चेंज हो जाएगा। रूम सर्विस का पैमाना मिसाल के तौर पे, एक रूम सर्विस है जो आप वो लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, उसका भी पैमाना हो सकता है। उसके 2-3 तरह के पैमाने हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? और भाई ये सास बहू वाला काम अब छोड़ दें यार। लेट्स नॉट गो बैक टू दी सास एंड बहू। सास एंड बहू के बारे में क्या है कि सास जब भी मुंह खोलती है तो बहू को बुरा भला ही कहती, ऐसी बात नहीं है। लेट्स नॉट वेट फॉर द कंप्लेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज बॉदरिंग देम राइट नाउ। व्हाट इज नॉर्मली बॉदरिंग पीपल व्हेन दे आर ऑर्डरिंग अ रूम सर्विस? टाइम, सबसे पहला टाइम। नंबर 2 क्वांटिटी, या फिर उसके बाद जो आ जाती है आपका टेस्ट है या जो कुछ, वो आप उसको एक्टिव, एक है कंप्लेंट्स कि जनाब मिर्चें ज्यादा थी या कम थी, कस्टमर कोई बताएगा, कोई नहीं, कोई सीसी करता हुआ चला जाएगा, ठीक है जी। लेकिन क्या आप उसको प्रोएक्टिवली जाके पूछते हैं कि जनाब इसका टेस्ट कैसा था, इसका टेक्सचर कैसा था, इसकी क्वांटिटी कैसी थी? फिर उसको आप एनालाइज करते हैं कि जनाब ये जो फीडबैक मुझे मिली थी, इसकी लाइट के अंदर मैंने अपने किचन को एडजस्ट करना है। टाइम बिल्कुल नापा जा सकता है, 20 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट, स्टार्ट क्लॉक, स्टॉप क्लॉक, घंटी बजी, वहीं से टाइम नोट हो गया, ठीक है सर। तो ये आपके अब टारगेट क्या है, मिसाल के तौर पे आपका इस वक्त एवरेज जो टाइम है वो 20 मिनट है, ठीक है जी। आप इसको लाना चाहते हैं 15 मिनट पे। सो 20 मिनट जो है इट इज कंसिडर्ड एज गुड, ठीक है। लेकिन 15 मिनट जो है वो एक्सक्यूज मी, 15 मिनट इज एक्सीलेंट। लेकिन अगर 25 मिनट हो गया तो सो एट द एंड व्हाट यू गेट is a very very quantifiable, judicious, recorded and non biased measurement system। फिर उसमें बॉस का जो आप समझते हैं कि जो बायस है या जो बॉस का जो ख्यालात हैं वो बीच में नहीं आते। अगर आपने 1 जनवरी 2014 को, जो कि आज है, आपने ये साइन कर लिया है कि जनाब मैंने अगले पूरे साल में ये परफॉर्मेंस देनी है, और अगर आपने वो दी तो 31 दिसंबर 2014 को आपका बॉस हो जाए, भले जो मर्जी हो जाए, अगर वो रिकॉर्डेड है, वेरीफाइबल है, डेमोन्स्ट्रेटेड है, फिर आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर कोई बिगाड़ेगा भी खुदा ना खास्ता तो वो बेसिकली आपका नहीं बिगाड़ेगा, वो अपना बिगाड़ेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट सिस्टम। इसी तरह से हमने बेशुमार मुश्किल से मुश्किल जितने भी जिनको आप समझते हैं कि ये कभी क्वांटिफाई नहीं हो सकते, मतलब हमने मां का प्यार तक क्वांटिफाई कर दिया। ये है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन है। बच्चे को जितना टाइम चाहिए होता है, जितनी मेहनत चाहिए होती है, जितना फिजिकल एफर्ट चाहिए होता है मां की तरफ से, वो फिजिकल एफर्ट इट इज इवन मोर देन 3 times दैट ऑफ फादर। फिजिकल एफर्ट की बात करो, डेमोन्स्ट्रेटेबल। अब हम, चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो हम उसके बारे में बेशुमार बातें कर सकते हैं और उसको हम मेजर कर सकते हैं, पूरा चार्ट बन सकता है। जनाब मां ने सुबह 12 बजे उठ के ये काम किया बच्चे के लिए, तो परफॉर्मेंस मेजर होगी ना जी। मां के हाथ का खाना जो है वो ऐसी टेस्टी नहीं होता
वो इसलिए टेस्टी होता है कि माँ जब को पता होता है कि जनाब मेरा बच्चा आ रहा है, तो वो उसको 3-3 घंटे वो सिमर हो रहा होता है जनाब, वो हल्की आंच में पक रहा होता है। जैसे आजकल सब्जी बड़ी अच्छी बन रही है हमारे घर में, वो पता क्या लगता है, वो गैस ही इतनी आ रही है कि वो दम पे ही लगी रहती है हर वक्त। ठीक है जी। तो बट दीज आर ऑल क्वांटिफाइबल थिंग्स. Very little would be left for sort of non-quantification, and you can always leave that alone. जो क्वांटिफाई नहीं हो सकता उसको छोड़ दें. What gets measured gets done. जो फिलॉसफी है इसकी वो ये है कि जिस चीज को आप नाप लेंगे वो हो जाएगा, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते वो नहीं होगा, और जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उसको करें भी मत. ठीक है जी. सो दिस बेसिकली फॉर्म्स द एंटायर स्कोर कार्ड सिस्टम. स्कोर कार्ड का अगर दोबारा से मैं वो करूं, क्रिकेट जो लोग खेलते हैं या देखते हैं, दुनिया बड़ी पागल हो जाती है. वो समझती है यार क्रिकेट का स्कोर कार्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड स्कोर कार्ड और किसी गेम का नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. तो अगर आप, इट्स जस्ट अ स्कोर कार्ड. Once you align it with your different functions, different systems, that becomes a balanced scorecard. जब आपने उसको बैलेंस कर लिया तो वो एक बैलेंस स्कोर कार्ड बन गया जी. ठीक है. लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड के पीछे जो फिलॉसफी है, जो पीछे काम है, तकरीबन अब इसको 20 साल से ऊपर हो चुके हैं और दुनिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी तकरीबन 5 से 7 ऑर्गेनाइजेशंस की रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं जो कि हम अपने ट्रेनिंग्स में, हम अपने सेशंस में इस्तेमाल करते हैं. हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम लोगों के साथ मिल के बनाएं और फिर उसको अमल में आता हुआ देखें. और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नॉर्टन और कैप्लन के भी एजेंट हैं, और जो एक और कंपनी है 2GC यूके की कंपनी है, और एरोनाक कंसल्टिंग है, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं. सो वी आर ऑलमोस्ट एज अपडेटेड एज एनीबडी इज ऑन स्ट्रैटेजी एंड स्कोर कार्ड जी. तो ये मुख्तसर सा था जी. मेरा टाइम तकरीबन अब इख्तिताम को पहुंचेगा जी. सवाल जवाब तो जी बिल्कुल वो तो जी सर. अगर इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जी जी सेट स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं बना देते हर ऑर्गेनाइजेशन के हर प्रोसेस के लिए? सेट स्टैंडर्ड्स बेशुमार बने हुए हैं. मैंने असल में उस वक्त छेड़ा नहीं. दौरान गुफ्तगू जो पहला सवाल आया था, क्वालिटी शायद आपने कहा था, क्वालिटी आप ही ने कहा था. अब क्वालिटी जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. सुजुकी, मर्सिडीज, होंडा, BMW, जैगवार, ऑडी, इनमें से कौन सी क्वालिटी कार है? हर एक अपनी होगी. वैसे तो पाकिस्तान में हैरान है. ऑल ऑफ देम आर क्वालिटी कार्स, ऑल ऑफ देम. अब एक क्वालिटी की डेफिनेशन हो रही है. ठीक है जी. ऑल ऑफ देम आर क्वालिटी कार्स बिकॉज क्वालिटी बाय वर्ल्ड डेफिनेशन इज जस्ट कंफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स. कि आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने खुद डिफाइन किए हुए हैं और आपने उन्हीं को डॉक्यूमेंट कर दिया हुआ है, और अगर आप उन्हीं को कंप्लाई भी कर रहे हैं, उन्हीं को ऑफर भी कर रहे हैं, तो यू आर क्वालिटी कंप्लायंट. अब लेकिन कस्टमर के दिमाग में क्वालिटी की एक और डेफिनेशन होती है. वो कहते हैं जी ये क्वालिटी कार है, ये क्वालिटी कार नहीं है. सो यू समटाइम्स लुक फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट. फ्रॉम ए प्योर प्रोफेशनल परस्पेक्टिव वी डिस्करेज द वर्ड क्वालिटी अनलेस इट इज लिंक टू ए स्पेसिफिक सिस्टम. मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कहें कि जी क्वालिटी कंफॉर्मेंस, तो मैं क्वालिटी कंफॉर्मेंस तो मान लूंगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को मैं यहां पे नहीं मानूंगा. उसकी वजह यह है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू पुट योर हैंड्स ऑन. क्वालिटी की जगह पे कुछ और आप करना चाह रहे हैं और आपको उसका वो लफ्ज़ ढूंढना है, उसकी वो डेफिनेशन ढूंढनी है. हाँ, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया ने आप डिफाइन कर लिया. मिसाल के तौर पे मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये जो स्टैंड्स वगैरह डलते हैं, इसकी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है 13485. अब 13485 इज एन ऑलरेडी डिफाइंड स्टैंडर्ड. तो आपका जो यहां पे आएगा वो आएगा कंफॉर्मेंस टू 13485. इंप्रूवमेंट फिर भी नहीं आएगा. इंप्रूवमेंट का लफ्ज़ बहुत ही डॉजी है. इंप्रूवमेंट का लफ्ज़ हम यहां नहीं डालेंगे किसी भी सूरत में. हम यहां डालेंगे ये करना है, ये इसका टारगेट है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा. ठीक है. तो ये इसलिए मैंने उस वक्त नहीं छेड़ा उसको.
क्योंकि ये एडवांस सवाल था जी। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। कुछ सेफ्टी के स्टैंडर्ड, लेकिन कोई आपको उससे ऊपर जाने से नहीं रोकता, ठीक है सर? एनी अदर क्वेश्चंस? ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, एक जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ये भी है कि मैट्रिक्स, मतलब एक कह लेंगे इसका एक वो है क्वेश्चन, हाउ टू मेजर। जी जी बिल्कुल। कोई जैसे आपने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो टेंजिबल नहीं है, मतलब जी 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 बिल्कुल, आपने उसको बताया कैसे से जी। लाइक हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड में हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करें, ठीक है, टाइम ले रहे हैं जी बिल्कुल, और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कैसे मेजर करें? बड़ा सिंपल है, ट्रेनिंग कर क्यों रहे? ट्रेनिंग का एंड क्या लेना है आपने? ट्रेनिंग से आपने आउटकम क्या लेना है? आप इसमें भी देखें, जैसे आप हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें इनकी डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे कुछ मैनेजमेंट से हैं, कुछ मिडिल मैनेजमेंट से हैं, कुछ सुपरवाइजर लेवल से हैं, इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का तो जब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो यही ऑब्जेक्टिव है कि लर्निंग और ग्रोथ इनकी, या आंसर की ग्रोथ ये, लेकिन आप हर एक का आगे डिफरेंट है। अब इसको आप कैसे मेजर करेंगे? सर इसमें जो आपका मैं सर इसकी जी मैं बहुत कोशिश करूंगा बहुत मुख्तसर टाइम में मैं इसको बता सकूं। ये पूरे एक हमारा 1 से 1.5 दिन की ये वर्कशॉप है सिर्फ इसके ऊपर, हाउ टू मेजर द इनटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे जी हमारे पास एक कंपोनेंट है जो मैंने इंटेंशनली मिस कर दिया क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दैट इज योर हाउ टू मेजर द स्ट्रेटेजिक रेडीनेस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आप उस काम के लिए कर रहे हैं, आप उस लिए कर रहे हैं कि आप उस इंसान से या उस ह्यूमन कैपिटल से आप वो काम लेना चाहते हैं जो कि आपकी स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करने में मदद करेगा। वंस यू हैव डिफाइंड दैट, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन व्हाटसोएवर कि जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोई फायदा भी है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेनिंग को मेजर करने के लिए तकरीबन 6 एस्टैब्लिश तरीके हैं। वो अगर आप जब भी कहेंगे हम उसको अलग से गुफ्तगू उसके बारे में कर लेंगे, लेकिन स्कोर कार्ड के रेफरेंस से अगर आप बात करेंगे तो आपने मिसाल के तौर पे यही हम बात कर लेते हैं कि जीरो लाइफ थ्रेट्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी जीरो लाइफ थ्रेट। अब एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है, मैं सिक्योरिटी है, फर्ज कर ले खुदा न खास्ता बारूद से भरी हुई एक गाड़ी गेट पे आ जाती है, आ गई है और आपको पता भी लग गया कि आ गई है। अब आप क्या करेंगे? नहीं देखें, ये एक रियल लाइफ केस है, ठीक है जी। इसका हमारे पास मेरा ख्याल है कम से कम आपके पास तो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 5 बंदे तो वहां पे खड़े हुए हैं ना जी। सो इन एनी केस वो 5 बंदे तो जाएंगे, सो जीरो तो नहीं हुआ ना। अब आपने 2 काम करने हैं। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप ये काम करें, आई एम नॉट अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लेकिन 2 काम आप कर सकते हैं जो दुनिया में होते। एक तो ये है कि जी आप नॉन ह्यूमन इंटरफेस बना दें। जैसे है कि जी आपने पुश बटन दबाया, उसके बाद आपका किसी बंदे ने आपसे बात की जो कि कम से कम 20 मीटर दूर बैठा हुआ है, और फिर आपने उसको एंटर होने दिया, नंबर 1। नंबर 2, यू नो you can have another barrier in between, there can be anything, ठीक है जी। तो अब वो ये कहेंगे कि भाई मुझे ट्रेनिंग चाहिए। हो सकता है वो पुश बटन, मेरे साथ हुआ अभी थोड़े दिन पहले, मैं ट्रेन का टिकट लेना था तो एक दोस्त ने कहा यार ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मशीन में डालना टिकट निकल आएगा। अब मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मुझे पता नहीं है कि भाई मशीन में से ट्रेन का टिकट कैसे लेना है। और लकीली और अनलकीली मैंने उसको इंसिस्ट करके मैंने कहा यार तू मेरे साथ चल भाई, मेरे से ये काम नहीं हो रहा। यार क्या है यार, क्रेडिट कार्ड मेरा है, तू क्यों परेशान हो रहा है। और मशीन में गया, मशीन ने कहा वो कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब इत्तेफाक की बात है, 1 in a million चांस है, लेकिन अब वो उसके हाथ से हुआ था तो कम से कम मैं साफ हो गया कि भाई ये मेरे हाथ से नहीं हुआ है, भाई ये काम हो सकता था। सो एनीथिंग कैन हैपन। So once we have that training, even कार्ड में डालना, टेलीफोन सुनना, किसी का जवाब देना, सिक्योरिटी पे आपने सिक्योरिटी में चीज क्या चेक करनी है। कई दफा होता है हम कागज कोई और दिखा देते हैं और अंदर चले जाते हैं, कार्ड होता है किसी और चीज का और वो अंदर किसी और का, ये कई दफा होता है। सो यू हैव टू गिव देम दैट ट्रेनिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई, एंड देन यू ऑल्सो मेजर
कि जी मैंने इनकी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की थी, क्या ये उसके ऊपर कंप्लाई करते हैं या नहीं करते। मतलब मैंने अक्सर फौजियों को देखा, माजरत के साथ, फौजियों को नहीं सॉरी, सिक्योरिटी गार्ड्स को, बंदूक हमेशा उन्होंने उसमें रखी होती है, अपनी गोद में रखी होती है। अब उसका रुख या मेरी तरफ होता है या दूसरे की तरफ होता है। अब फौज का एक असूल है, जो प्योर फौजी है, दो ही सेफ्टी मेजर्स हैं। पहली बात कि किसी का रुख भले वो लोडेड है, भले वो कॉक्ड है, भले वो लॉक्ड है, भले वो जो मर्जी है, इसका जो डायरेक्शन है इट शुड नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनीबॉडी, या ऊपर होगी या नीचे होगी। दूसरी चीज, ट्रिगर पे उंगली नहीं होगी। अब ये चीजें सिखाई जाती फौज को। ऑन अ लाइटर नोट, अब ये कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आगे नहीं जा सकता, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो एक्चुअली आप देखें फौज की ट्रेनिंग है। वो 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, वो सारी उम्र के लिए वो एक फौजी बन जाता है पक्का। दैट इज द ट्रेनिंग एंड दैट इज मेजरेबल। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग नहीं होती दोबारा, ठीक है जी। सो यू नो दैट इज द आउटकम कि उनकी लाइफ स्टाइल, मैं कोशिश करता हूं मैं आज भी कि मेरा यहां तक तो पाँव आ जाता है। मैंने 17 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग ली, तो खैर इधर कपड़े थोड़े से मुख्तलिफ हैं, अदरवाइज मैं ये घुटना, वो कहते हैं ना यहाँ छाती से लगना चाहिए, क्यों सर, तो लग जाता है। ये 25 साल पुरानी बात, 17 दिन के लिए, तो ये आज भी इतना जोर है। दैट वाज द ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो 17 दिन में हमें सो जी सर, एनी अदर क्वेश्चन सर? एक सर ये बात हुई थी बिहेवियर को मेजर करने के लिए। सर ये तो छेड़ देंगे तो ये राग तो सारी रात अब अलापते रहे। जी जी सर, कोई नहीं कोई बात नहीं सर, सर प्लीज प्लीज बताइए। उसके लिए सर कि जैसे एक एग्जांपल आपने खुद ही कोट कर दी कि यार मैं इतनी एफर्ट करता हूं लेकिन मेरा बॉस मुझसे राजी नहीं होता। जी सर, उसके वाले सर ये अच्छा, इसका सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट। इसके लिए एक आर्टिकल है, अगर आप हिम्मत करें, या मेरा ख्याल है सर नहीं मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता कौन है, मेरा पहले जवाब सुन लें, उसके बाद क्या होगा। एक आर्टिकल है मैनेजिंग योर बॉस, ठीक है जी, और उस आर्टिकल ने दुनिया में एक नाम कमाया हुआ है। तो वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल है, वो बेसिकली एक बात करता है, बड़ी सिंपल बात है, वो ये है कि यू हैव टू मेक योर बॉस लुक गुड। अब जो भी बॉस है, मुझे नहीं पता कौन है, ना मैं जानना चाहता हूं, जो भी आपका बॉस है, बॉस ने आपको इसलिए रखा हुआ है, यू हैव टू मेक हिम लुक गुड वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, ठीक है जी, क्योंकि अगर वो जिम्मेदार है उस चीज का, तो उस दिन मैं फारिग हूं ना, मतलब मैं मीन्स आई एम रिलैक्स्ड। जिस दिन मेरा बॉस मेरे कागज के ऊपर साइन कर देता था ना, उस दिन मैं सुकून से जाके सो जाता था, विच मीन्स दैट आई हैव मेड हिम लुक गुड, आई हैव कंप्लाइड टू हिज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। सो ये एक चीज। दूसरी चीज, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ और चीजें हैं। बिहेवियर्स की जो मेजरमेंट है, मैं आपको एक सिक्योरिटी, इसको हम कहते हैं, इसको हम आसान जुबान में कहते हैं सिक्योरिटी इंक्लिनेशन, या आप कितना ज़हनी तौर पे आप सिक्योरिटी चाहते हैं, ये भी एक बिहेवियर है, और ये एक मुस्तनद बिहेवियर है। मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा। हमारी जो मिनहसुल कौम, हम बिल्कुल सिक्योरिटी अवर्स हैं, वी डोंट केयर। उसकी सबसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक साहब थे, 2 बंदूकें जो थे वो धराधन पूरे मुल्क को उन्होंने किया हुआ था, और इस फासले के ऊपर 8 फुट के फासले के ऊपर लोग तस्वीरें बना रहे। आई मीन दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और एक साहब जो है वो उसको, यू नो, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट यू आर टोटली नॉट कंसर्न्ड विद सिक्योरिटी व्हाटसोएवर। ये इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है कि ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर है कि हम सिक्योरिटी को कितना सीरियसली लेते हैं, और जितने हमारे इंसिडेंसेस हुए हैं समहाउ वो सिक्योरिटी की ब्रीच की वजह से हुए हैं, सिक्योरिटी की कोताही की वजह से हुए हैं। बेशुमार इंसिडेंसेस हैं जो सिर्फ ऐसी लोगों की लापरवाही से। आपने अभी फायर अलार्म चल पड़े, हाउ मेनी ऑफ यू विल एक्चुअली रन आउट? आई थिंक 1 or 2। ड्रिल होती है आपकी, फायर ड्रिल होती है ना, कितने लोग उठ के जाते हैं और यार ड्रिल ही है।
जिनको बताया होता है वो उठते हैं। स्विट्जरलैंड में हर महीने एटॉमिक अटैक की ड्रिल होती है। हाउ डू यू सर्वाइव एन एटॉमिक अटैक? स्विट्जरलैंड में हर घर के अंदर एक, पहली बात उनके अंदर एक असला मौजूद है। दूसरी चीज ये है, हर घर के अंदर मिसाल के तौर पे 4 फर्द रहते हैं, उस घर के अंदर एक फालतू बेड है। ये बाय लॉ है कि अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाए तो और लोगों को बेमकानी हो जाए तो एक बंदा जो है वो स्ट्रेट आपकी तरफ भेज देगी, जनाब ये गेस्ट है, इसको छुपा के रखना है। और उनकी एक कमरा ऐसा होगा जो आर्मर प्रूफ होगा। अब स्विट्जरलैंड के पास मेरे ख्याल जंग हुए पता नहीं कितने साल हो गए, और हर अस्पताल के अंदर 6 महीने का एक्स्ट्रा राशन पड़ा होता है। हर वक्त 6 महीने का एक्स्ट्रा राशन, ये हकीकत है। सो दैट शोज देयर सिक्योरिटी कंसर्न्स। अरे यार 6 पागल है यार, सारू दे दो यार, ऐसी खा लेते। और ये एक्चुअली उन्होंने भेज भी दिया था। ये जो पीछे एक स्कैंडल भी आया था, वो एक्सपायर्ड टिन थे जो हमारे किसी ने कहा यार खैर है, एक्सपायर है, क्या है, हमारे लोगों के काम आ जाएंगे। यू नो दैट शोज आवर सिक्योरिटी बिहेवियर सर। तो बिहेवियर्स तकरीबन 40 to 45 बिहेवियर्स हैं। हम अनफॉर्चुनेटली बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, तो इसके ऊपर बहुत हमें उससे भी बड़ी मोहब्बत है, तो वो उसको मेजर हम कर देते हैं सर। बिल्कुल, वी मेजर देम टू द लास्ट डिग्री। ठीक है सर। सर आई होप आई हैव कंप्लाइड टू योर टाइम रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू सर। ये थे जनाब मोहतरम डॉक्टर अवैस सिराज साहब। मैं सोचा था अगर बंदे की अपनी मौका ना मिले तैयारी करने का तो गेस्ट स्पीकर बुला के तो काम चल जाता। बहरहाल इनको बुलाने का तो मेन पर्पज़ ये था कि इस मौजू पर इनसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये वो मौजू है जिस पे ये काम कर रहे हैं गुज़श्ता काफ़ी सालों से। और ये चूँकि मौजू ऐसा है कि इसके एक एक सेक्शन के ऊपर, एक एक आप यूँ कह लीजिए पॉइंट के ऊपर एक वन डे पूरा सेशन हो सकता है। तो ये पर्पज़ आज के सेशन का सिर्फ ये था कि एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको हो जाए, ताकि जब बैलेंस स्कोर कार्ड का लफ्ज़ कभी आप सुने तो आपको ये पता हो कि इससे इसका मतलब क्या है। बाकी जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर हर मतलब, हर सेक्शन, हर नुक्ते का आगे वाज़े होता जाएगा। पर मेरे ख्याल में माशाल्लाह प्रेजेंटेशन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सेक्रेटरी साहब ने जाना था, एक और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी, मगर वो कह गए थे कि माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत पसंद किया आपकी प्रेजेंटेशन को। तो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए फिर दावत दूंगा हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं मोहतरम जनाब जावेद नजम साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अस्सलाम वालेकुम जी। I'd like to thank Dr. Siraj Sahab for giving us his precious time and being with us. We thoroughly enjoyed your presentation, Ji. It was so informative and very easily understood and conveyed to us. And we look forward to seeing you again soon so that we can have the privilege of learning more from you. And thank you again from our side and the club management. Thank you, Ji. अब चाय हाजिर है, चाय पीजिए और ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा। डॉक्टर अवैस को मैं ये कह रहा था कि ये तो एक ऑडियंस ये है जो इस वक्त यहाँ बैठी हुई है, और हमारा YouTube पे जो ऑडियंस है वो इसको अलहदा से देखेगी। तो यहाँ पे गेस्ट स्पीकर और भी कई जगहों पे तशरीफ़ ले जाते हैं, मगर हमारे यहाँ गेस्ट स्पीकर होने का ये फ़ायदा होता है कि आपका मैसेज बहुत बहुत दूर तक, बहुत वसी हल्के तक पहुँच जाता है, और आप अपनी फील्ड में ऑलरेडी फेमस हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बट आज हमारे हलके में भी आपका मज़ीद जो तारुफ है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो चाय हाज़िर है, चाय पीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।